हेलो फ्रेंड, मैं नेहा गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 36 में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड, तो आप सब इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो आगे हम बात करते हैं बिम्स्टेक की। तो सबसे पहले मैं इसकी स्थापना बता दूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें से 7 देश इसमें शामिल हैं। अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो 6 जून 2021 को 24वें बिम्स्टेक दिवस पर बधाई देते हुए नरेंद्र मोदी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक एक आशाजनक क्षेत्र रूप से समूह के रूप में उभरा है और इसमें कनेक्टिविटी समेत कई क्षेत्रों में प्रगति की है। अगर हम बिम्स्टेक क्या है या बिम्स्टेक का अर्थ जानें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें फ्रेंड, तो इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और अगर हम इसके चेयरमैन की बात करें तो 1 अप्रैल 2021 की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक में ये हिस्सा लिया। श्रीलंका की अध्यक्षता में यह बैठक बिम्स्टेक के सभी सदस्य राज्यों की भागीदारी के साथ वर्चुअल माध्यम में आयोजित की गई। तो इसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने इस बार किया था और इसका नया अध्यक्ष भी श्रीलंका ही है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मैत्रीपाल सिरिसेना जी को वहाँ की अध्यक्षता सौंप दी गई है। हम बात करते हैं बिम्स्टेक की मेंबर की। तो मेंबर ऑफ बिम्स्टेक कितना है, तो बिम्स्टेक के सदस्य की बात करते हैं फ्रेंड, तो बिम्स्टेक के 7 सदस्य बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के क्षेत्र हैं, जो एक क्षेत्रीय एकता का गठन करती है। अगर इसमें हम 7 देश की बात करें तो इसमें से 5 दक्षिण एशियाई देश हैं, जो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका है, जबकि 2 ऐसे देश हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया है, जो है म्यांमार एंड थाईलैंड। ये बात हुआ फ्रेंड बिम्स्टेक की। आगे हम बात करते हैं ई फाइलिंग की। तो अभी हाल में ही एक नया आयकर विभाग ने एक नए ई फाइलिंग पोर्टल से इनकम टैक्स की रिटर्न पोर्टल या प्रोसेस की शुरुआत की गई है। अगर हम आयकर विभाग में की बात करें तो 7 जून 2021 को इसने अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.government.in लॉन्च किया है। हम बात करते हैं आयकर विभाग की। तो आयकर विभाग ने एक नए ई फाइलिंग पोर्टल से तुरंत इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने की सुविधा होगी इसमें, और इसमें टैक्स पेयर को जल्दी रिफंड जारी हो जाएगा। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें इस पोर्टल में लॉगिन करने के बाद एक डैशबोर्ड दिखेगा फ्रेंड, जहां पर सभी तरह की ज़रूरी जानकारी, अपलोड, पेंडिंग काम आदि दिखाई देगा। अगर हम आयकर ई फाइलिंग पोर्टल का उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य ये है फ्रेंड कि जो करदाताओं को सुविधा और आधुनिक टेक्निक प्रदान करना है। करदाताओं को तुरंत रिफंड जारी करने के लिए पोर्टल आयकर रिटर्न ने एकीकृत किया है, या रिटर्न ने ये तत्काल इसे हमारे लिए लाया है या लागू किया है। आयकर विभाग की बात करें फ्रेंड, तो आयकर विभाग क्या है, तो ये एक सरकारी एजेंसी है जो भारत सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह का कार्य करती है। अगर इसके विभाग की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन यह काम करता है। और आयकर विभाग, जो भारत का आयकर विभाग का गठन 1860 में हुआ था। आइए फ्रेंड हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके आने वाले एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके आने वाले यूपीएससी, सीजीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ये सारे क्वेश्चन आप ज़रूर अटेंड करें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस क्वेश्चन डेफिनेटली 100% श्योर कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और ये क्वेश्चन से आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो हमारा वीडियो आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। आइए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईगल एक्ट जो हाल में ही सुर्खियों में आई थी किस देश से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ईगल एक्ट अभी अमेरिका से संबंधित है। तो ईगल एक्ट के बारे में हम बात करते हैं कि ईगल एक्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका के जो होम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रति देश की सीमा को खत्म करने के लिए कानून को फिर से पेश किया है, और इस कानून को ईगल एक्ट कहते हैं या ईगल एक्ट 2021 कहते हैं। इसे भारतीय आईटी पेशेवरों या तो फिर व्यापारिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पेश किया गया है।
कई सालों से जो ग्रीन कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक या लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर हम रोजगार की बात करें फ्रेंड, जो अगर हम वर्तमान की बात करें फ्रेंड, तो अमेरिका द्वारा वीज़ा जारी करने पर जो 7% या 7% प्रति देश की सीमा तय की गई है इसमें वर्तमान में, और यदि इस कानून को सीनेट द्वारा मंजूरी दे दी जाती है तो इसमें बहुत से भारतीय पेशेवरों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ होगा जो अमेरिका जाना चाहते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हाल में अभी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस या वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया, जो 7 जून को मनाया गया था। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की बात करें फ्रेंड, तो हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस या वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें फ्रेंड, तो इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी। 7 जून 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बदलते विषयों के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को हर साल उत्सव के रूप में इस तारीख पर मनाने का ऐलान किया था। हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की या इसको मनाए जाने की वजह की, तो खाद्य सुरक्षा के प्रति उन लोगों को जागरूक करना है फ्रेंड जो खराब भोजन के सेवन करने से बहुत ही ज़्यादा गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इस साल की इसकी थीम थी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्थ टुमारो, जो सुरक्षित भोजन खाने और पैदा करने पर फोकस करता है। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है। तो मैं बता दूं ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल से ये किया गया है। अगर इसकी उद्घाटन की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सेज परियोजना के द्वारा इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन किया गया है अभी हाल में ही। और इसके बारे में बताऊं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने वर्चुअली पहल की लॉन्च की। उन्होंने सेज पोर्टल भी लॉन्च किया जिसमें बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा उत्पादों और सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें भरोसेमंद स्टार्टअप द्वारा इस भरोसेमंद स्टार्टअप का इसका उद्देश्य है कि जो भरोसेमंद स्टार्टअप है उसके द्वारा जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी देखभाल के लिए जो बनाए गए उत्पाद तो हैं या फिर उनके लिए जो बनाए गए सेवाएं हैं उनका चयन करना, उन्हें एक ही स्थान पर उन्हें हासिल करना जिससे उन्हें सुविधा प्रदान किया जाना है। बात हुई है सेज की फ्रेंड। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि AMB किस बीमारी के इलाज के लिए IITH मतलब IIT हैदराबाद द्वारा विकसित नैनोफायर आधारित टैबलेट है। तो ये है काला जार, और काला जार को बोलते हैं ब्लैक फीवर। तो ब्लैक फीवर के बारे में आपको सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये किससे संक्रमण होते हैं। तो लिशमैनिया पैरासाइट या लिशमैनिया परजीवी से ये संक्रमण होने वाला एक प्रकार का रोग है। अगर ब्लैक फीवर के बारे में हम बात करते हैं तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद जिसे हम IITH कहते हैं, वहाँ के जो शोधकर्ता हैं, वहाँ के जो रिसर्च करने वाले हैं, उन्होंने एम्फोटेरेसिन B की नैनो फाइबर आधारित गोलियां विकसित की है जिन्हें AMB कहा जाता है। मैंने पहले ही बताया ये होता है लिशमैनिया पैरासाइट्स के द्वारा इससे संक्रमण से रोग होता है। अगर इसकी लक्षण की बात करें फ्रेंड तो इसका कोई लक्षण हमें दिखाई नहीं देता है, बहुत कम लोगों में ये लक्षण दिखाई देता है। लेकिन इसका लक्षण नॉर्मली फीवर या वजन घटना या लिवर में स्वेलिंग इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इस पैरासाइट को खत्म करने के लिए दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं या हम डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड कि जून 2021 में हुई RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या तय की गई है। तो इसकी रेपो दर तय की गई है 4.00%। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली 100% श्योर कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आपको मैं एक क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन वीडियो देखते देखते याद हो जाए। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि 2021 में हुई RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या तय की गई। तो रेपो दर तय की गई है 4.00%। तो रेपो दर तय की गई है 4.00%।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अभी तक याद हो ही गया होगा कि इसकी रेपो दर है 4.00%। हम बात करते हैं गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने बेंचमार्क ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा है। अगर रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट को 4.00% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर रखा गया है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ, रेपो रेट को 4.00% एंड रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड हम कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एसटी/एससी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया है उन विद्यार्थियों के लिए जो एसटी/एससी या अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एसटी/एससी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना में ऐसे छात्राएं शामिल हो सकते हैं उनके छात्र छात्राएं के परिवार जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष या उससे कम हो, वे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिल सकेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये फ्रेंड कि नौसेना के हाइड्रोग्राफिक संरक्षण वाले निम्न में से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? तो ये आपके सामने इसका आंसर है INS संध्याक। तो ये 40 वर्ष के बाद इसे रिटायर कर दिया गया है, 40 वर्ष की सेवा के बाद। तो अगर हम बात करें तो भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप में डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक जो 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा की है, उसे 4 जून 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया और नौसेना मुख्यालय द्वारा डिजाइन के अंतिम रूप दिए जाने के बाद जहाज का निर्माण जब किया गया था, ये था 1978 में कील बिछावर GRSE कोलकाता में शुरू किया गया था। तो 40 वर्ष की सेवा के बाद INS संध्याक को सेवा मुक्त राष्ट्र से सेवा मुक्त करने का 4 जून 2021 को फैसला लिया गया और 4 जून 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है फ्रेंड कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो ये नॉलेज इकोनॉमिक मिशन लॉन्च करने वाला जो स्टेट है वो है केरल। तो केरला ने नॉलेज इकोनॉमिक मिशन लॉन्च किया है। तो ये आप सब याद कर लें कि केरला स्टेट है, वहाँ के जो राज्य सरकार है उन्होंने नॉलेज इकोनॉमिक मिशन लॉन्च किया है। किस लिए किया है? तो राज्य में नौकरियों की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड, तो केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है फ्रेंड। तो मैं फिर से एक बार बताती हूँ कि केरल सरकार ने फिलहाल ही नॉलेज इकोनॉमिक मिशन लॉन्च किया है। किस लिए किया है? तो राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए। तो इस कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए नॉलेज इकोनॉमिक फंड को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड। थैंक यू सो मच।